होंगी। शोध के लिए विषय चयन से लेकर के अंतिम चरण विषय चयन, सामग्री संकलन, सामग्री का चयन, सामग्री का पूर्व रूप, उत्तर रूप, उसको सजा करके शोध लेखन, प्रबंध लेखन, फिर उसमें फुटनोट्स इत्यादि, और अंत में बिब्लियोग्राफी, संदर्भ ग्रंथ सूची। तो विषय चयन से लेकर के संदर्भ ग्रंथ सूची तक आने की जो प्रक्रिया है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो सोर्स है, जो महत्वपूर्ण हमारे पास एक साधन है, जो एक महत्वपूर्ण एक तरीका है, वो पुस्तक और ग्रंथों के रूप में होता है। मैन्युस्क्रिप्ट में और ग्रंथ में क्या फर्क है, पहले ये जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ शोधार्थी नए भी होंगे, बच्चे भी होंगे। जब तक हाथ से लिखित सामग्री है, तब तक तो उसे कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, क्योंकि वो हस्तलिखित है। और जब उस हस्तलिखित का संपादन हो करके प्रकाशन हो जाता है, तो वो ग्रंथ बन जाता है, पुस्तक बन जाती है, कोई लेख बन जाता है, कोई प्रतिवेदन बन जाता है, या सामयिक पत्रिका बन जाती है, रेफरेंस ग्रंथ बन जाते हैं, बिब्लियोग्राफी के लिए आपके जिसको हम कहते हैं शब्दकोश बन जाते हैं। लेकिन जब तक ये हाथ से लिखा हुआ स्क्रिप्ट है, जिसको मैन्युस्क्रिप्ट कहेंगे या हस्तलिखित ग्रंथ कहेंगे, तब तक ये मैन्युस्क्रिप्ट ही कहलाता है। तब तक ये शोध का एक सोर्स तो है, लेकिन ये हस्तलिखित प्रति है। इसकी एक प्रति भी हो सकती है, कई प्रतियां भी हो सकती हैं, लेकिन ये सर्वजन सुलभ और सर्वजन सामान्य रूप से देखा जाने वाला नहीं होता। दूसरी चीज, जब किसी मैन्युस्क्रिप्ट को संपादित करके उसका प्रकाशन कर दिया जाता है, तो उस समय उस जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो हस्तलिखित ग्रंथ है, उसको कहते हैं कि उसका मैन्युस्क्रिप्ट का मोक्ष हो गया, मतलब कि अब वो मुक्त हो गया। अब हाथ लिखी प्रति में ही वो सीमित नहीं है, वो विशाल हो करके लाइब्रेरीज में शोधार्थियों के या रीडर्स के सबके हाथ में वो चला जाता है। लेकिन ये इस अवस्था तक आने के लिए उसको कितना श्रम करना पड़ता है, उसको कितने तरीके जांचने पड़ते हैं, और उसकी एक प्रक्रिया, एक क्रमिक विकास अवस्था को उसको पार करना पड़ता है। तो जब हम विचार करते हैं कि ये शोध के लिए हस्तलिखित ग्रंथों की एक परंपरा क्या है, हस्तलिखित ग्रंथ हमें कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं, हस्तलिखित ग्रंथों को प्राप्त करके हमें उसको किस तरह से उनके साथ व्यवहार करना है, किस तरह से उनको पढ़ना है, किस तरह से उनको देखना है, किस तरह से उनको अपने रेफरेंस में या अपने प्रयोग में लाना है, तो ये सारी चीजें आज एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि बहुत से शोध हस्तलिखित ग्रंथ ऐसे हैं जो प्राप्त ही नहीं होते। और अभी तक एक विडंबना और है कि संगीत में जितने हस्तलिखित ग्रंथ हैं, उनमें ज्यादातर जो हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे हैं, और कुछ जो है वो अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी बाद में लिखे गए। तो ये एक विशाल परंपरा कहाँ से आती है, कैसे विकसित होती है, इसकी जब हम चर्चा शुरू करते हैं, तो सर्वप्रथम हमारा ध्यान वहीं पर जाता है, वेद की तरफ। तो वेदों में 3 तरह के स्तर बताए गए हैं। एक स्तर तो वो है जब साक्षात्कृत ऋषियों ने स्वयं ज्ञान का दर्शन किया, तो ये उनका पहला शोध था, जो उन्होंने इस प्राकृतिक जगत को देखते हुए, समस्त प्रकृति जो उनके आसपास का वातावरण है, उनमें उन्होंने प्राकृतिक तत्वों को देखा, प्राकृतिक तत्वों में होने वाले नादों को देखा, उन नादों की ध्वनियों का पार्थक्य किया, और उन पार्थक्य को फिर अनुकरण किया, और अनुकरण करने के पश्चात स्वर सिद्धांत पे आ गए, और साथ में जो ऋचाएं थी या मंत्र रचे गए थे, वो एक
शब्दात्मक आधार भी हो गया। तो संगीत का रूप शब्द के ऊपर किया हुआ गान, यानी नाद ब्रह्म और नाद अक्षर ब्रह्म, ये दोनों तरह के जो समाहित हुए। अक्षर ब्रह्म ब्रह्म रूप ओंकार, लेकिन उसके दोनों रूप, नाद रूप ब्रह्म तो उसके स्वर पिच जिसको कहते हैं, और अक्षर रूप ब्रह्म जो है, जो उसका साहित्य है, उसकी भाषा। तो ये वाली स्थिति जो है, ये बहुत प्राचीन काल में, जिसको हम वैदिक काल से जानते हैं, ये उस काल में आ गई थी। और उसी काल में आने के साथ साथ क्या हुआ कि हमें तीन कंपाइलेशन जो है, जो आज हम संहिताएं जानते हैं इतने 4 संहिताओं के रूप में, या वेदों को त्रय विद्या के रूप में, गद्य पद्य और साम, गानात्मक मंत्र, 3 तरह की अभिव्यक्ति के कारण हम उसको त्रय विद्या कहते हैं। कि जो पद्यात्मक मंत्र हैं वो ऋक हैं, जो गद्यात्मक मंत्र हैं वो यजुष हैं, और जो गानात्मक मंत्र हैं वो साम हैं। तो अब 3 तरह के ये मंत्र प्राप्त होते हैं, तो ये त्रय विद्या कहलाती है। लेकिन इनका कंपाइलेशन जब हुआ, वो 4 वेदों के रूप में हुआ, जिसको हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। तो स्वयं अगर प्रमाण हमें लेना है, तो सर्वप्रथम प्रमाण हमें वेद से ही प्राप्त होगा। और वेदों में जैसे आता है मंत्र कि एक परंपरा जो है यास्क ने कही है, वो एक स्तर तो वो है ऋषियों का, जो साक्षात्कृत धर्माणा ऋषियो बभूव, कि ऋषि जो थे, जिन्होंने धर्म का स्वयं साक्षात्कार किया था, उन्हें किसी ने सिखाया नहीं था, उन्होंने स्वयं अपने तप से उस धर्म का साक्षात्कार किया था। दूसरी स्थिति वो है, यहां किसी ने किसी को नहीं सिखाया, जिसने स्वयं तप किया उसने स्वयं ज्ञान का दर्शन किया। तो इस स्थिति में ना तो किसी स्क्रिप्ट की जरूरत है, ना किसी लिखत की जरूरत है, और ना ही किसी स्मरण की जरूरत है, क्योंकि जिसने रची है रचना उसको आती ही होती है, उसको पता होता है, क्योंकि उसने उसका दर्शन किया। को या कोई कवि काव्य लिखता है, तो उसको अपनी रचना आती होती है कि ते अवरे असाक्षात्कृत धर्मेभ्यो उपदेशेन मंत्रान संप्रादु। है वहां क्या है, अवरेभ्यो, जो दूसरे लोग, असाक्षात्कृत धर्मेभ्यो, जो स्वयं ज्ञान का साक्षात्कार नहीं कर सकते, उनको उपदेश के द्वारा वो उसका ज्ञान कराने की स्थिति आती है। तो ये दूसरी स्थिति, हस्तलिखित ग्रंथ की सत्ता नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये उपदेश जो है ये मौखिक है। ऋग्वेद में ही एक मंत्र आता है, बरसात के समय में मंडूक सूक्त है, उसमें ऋषि ने मंडूक जो इकट्ठे एक साथ बोलते हैं समूह में, मंडूक कहते हैं मेढक को, जब एक साथ समूह में मेढक बोलते हैं, तो ऋषि ने कल्पना की है कि ये मेढक ऐसे बोलते हैं कि जैसे आचार्य के बाद शिष्य इकट्ठे होकर के बोलते हैं। एक बार तो आचार्य बोलता है, फिर 2 बार 3 बार 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 जो है बाद में शिष्य उसका उच्चारण करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। तो ये जो उदाहरण है, ये उस परंपरा का जो है वो उसको अनुमोदन करता है कि उपदेश के द्वारा अवस्था थी। लेकिन ये उपदेश जो था, ये मौखिक रूप में ही दिया जाता था। इसके लिए कोई लिखित प्रमाण उस समय उसकी जरूरत नहीं थी। तीसरी स्टेज आती है। तीसरे स्तर में आकर के क्या होता है कि जो सिखाने वाले हैं और जो सीखने वाले हैं, उन दोनों को ही एक क्योंकि मंत्र बहुत सारे हो गए, कंपाइल भी हो गए, इतना स्मरण करना, और उतने फिर ब्राह्मण भी रचे गए, आरण्य
भी रचे गए, उपनिषद भी चले, तो इतना विशाल साहित्य किसी के लिए याद करना इतना आसान नहीं था। तो तब क्या हुआ, तब लिख का मतलब लिखना, जो कलम है उसके उसके मौखिक रूप में था, उसको लिखना शुरू हो गए। अब लिखने के लिए साधन क्या है और लिखने के लिए मटेरियल सामग्री क्या है, किस पर लिखा जाएगा। तो पहले पहले लिखने के लिए कागज नहीं थे, ना कागज थे, ना कोई कॉपी किताब कॉपी बनी हुई थी, ना कोई रजिस्टर था, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि कागज का आविष्कार बहुत बाद में हुआ। लेकिन मनुष्य प्रकृति के बहुत साथ में रहा है, तो पहले पहले जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखे गए उसके लिए इस्तेमाल हुआ था लिखने के लिए, ये आपका भोजपत्र कहलाते हैं, जिसको हम बिर्च बार्क कहते हैं। ये भोजपत्र या भुर्जपत्र कहलाते हैं। वेदों का विकास आमतौर पे कश्मीर और उसके इलाकों में सप्त सिंधु प्रदेश में हुआ। ये पत्ते जो ये पौधे जो हैं ये उत्तर भारत में ही मिलते हैं। तो इसके ये भुर्ज जो है पेड़, इसके पत्ते चौड़े होते हैं। इन पत्तों को ले करके इनको सुखा करके फिर इनका रंग जो जो हरा रंग है वो पीला हो जाता था, तो उसको फिर उस पर एक विशेष प्रकार से उसको लिखा जाता था। तो ये जो लिखने का क्रम है ये तो शताब्दियों के बाद ही आया है, उस समय वैदिक काल में नहीं था, ये परवर्ती काल में विकसित हुआ है। इसी तरह से कई मिलते हैं, तो कश्मीर में बहुत अब मिलता है। इसमें अच्छा, इसमें जो लिखा भी गया है वो शुरू शुरू में शारदा लिपि में लिखा गया है, संस्कृत में नहीं लिखा गया। ये आमतौर पे दूसरी शताब्दी में तो धम्म पद, जो बौद्धों के धर्म पद हैं उनको धम्म पद कहते हैं प्राकृत भाषा में, तो वो लिखे गए। इसी तरह से ये काफी देर तक भुर्जपत्रों का जो है वो चलन हमारा बना रहा। तो ये क्योंकि जब वो पीले हो जाते थे, इनको प्रोसेस करना पड़ता था, इनको सुखाया जाता था, और जब ये पीले हो जाते थे फिर इनको एक विशेष स्याही से, जो कि वेजिटेबल से ही बनती थी, उससे इसको लिखा जाता था। तो लिखा ऐसे नहीं जाता, ऐसे उसको एनग्रेव करके उसमें भर देते थे रंग को। तो अब पीला होने के कारण जो इनको एक एक पत्ते का साइज अपने अनुसार काटा जाता था, तो उसको आर्टिफिशियल तरीके से काट करके वो सारे एक साइज के पत्ते निकाल लिए जाते थे। तो ये जो बनता है ये भुर्ज पत्र का एक मैन्युस्क्रिप्ट बनता है। तो इसमें 10 पत्ते होंगे और 15 पत्ते होंगे, ऐसे लीव्स उनको कहा जाता था। आज भी बहुत से मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरीज में इस तरह के लीव मिलते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन भी मिलती है कि फला शास्त्र जो है इस लाइब्रेरी में उसके इतने लीव्स हैं, इतने फॉयल्स हैं, वो सारा उसको, और उसकी लिपि कौन सी है वो सब बताया जाता है। क्योंकि ये पत्ते पीले हो जाते थे, इसलिए इन पे जो लिखा गया हस्तलिखित ग्रंथ, उसका नाम भी फिर पांडुलिपि हुआ। उसको पांडुलिपि कहते हैं, पांडु कहते हैं पीले को। तो जो पीला पत्र प्राप्त हुआ उसको पांडुलिपि कहा गया। तो ये हस्तलिखित ग्रंथ का नाम पांडुलिपि भी हुआ, भुर्ज पत्र भी हुआ, हस्तलिखित ग्रंथ तो खैर था ही था। इसके अलावा फिर सांची के पत्र जो हैं वो इस्तेमाल होने लगे। ये उत्तर पूर्वी भाग में पेड़ मिलते हैं सांची के, तो वो मिलते हैं। अब इसमें असम का इलाका, अब जो सांची के स्तूप वगैरह जो बुद्ध के लिखे गए हैं, तो वो प्रदेश है सांची। वहां पे जो पेड़ होता है वो बार्क उसको कहते हैं, या एलॉय ट्री कहते हैं उसको, ये सांची पाट कहलाता है। ये भी बहुत देर तक इनका भी इस्तेमाल होता गया। इसके बाद एक पाम वृक्ष होता है,
वो ये दक्षिण में होता है। तो अब इसका लेखन भी पाम ट्री का बहुत देर तक प्रचलित रहा। पाम के पेड़ जो है आपने देखा है, पाम के तो आज भी दिखते हैं। इन पत्तों को भी चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, इनको भी उसको सीजन किया जाता है, उसको रगड़ा जाता है, फिर उसको मुलायम बना लिया जाता है, खुरदरापन हटा के उन पत्तों को, तो उनका भी लेखन के लिए प्रयोग किया जाता रहा। तो ये भी एक सोर्स था मटेरियल पांडुलिपियां लिखने का। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जो हो गया वो ये ताल पत्र कहते हैं। ताल एक पेड़ होता है ताल का, तो वो भी बहुत लंबा ऊंचा पेड़ होता है। तो वो उस पेड़ पे लगे होने के कारण वो पत्ते वो क्या कहलाए वो, और ताल जो है वो पेड़ वृक्ष का भी नाम है ताल। तो पेड़ के पत्ते होने के कारण लंबा ऊंचा पेड़ होता है, तो इसीलिए वो ताल पत्र भी कहलाए। तो इस तरह अलग अलग स्थानों पे जो जो सामग्री प्राप्त होती थी, जो जो पेड़ जिस जिस जगह पे प्राप्त थे, उनके पत्तों का शुरू शुरू में इस्तेमाल करके इनको जो है वो इस्तेमाल करके वो इसके मैन्युस्क्रिप्ट के लिए उसको प्रयोग में लाया गया। फिर इसी तरह से ये एक वो कहलाता था जो कपड़े से तैयार करते थे, उसको तुला पाट कहते थे। फिर कपड़े की भी एक प्रचलन चला और उसको क्लोथ पे उसको लिखने की प्रथा हुई। जैसे आप देखियो मध्य युग में भी या विक्रमादित्य के वक्त में भी जो संदेश भेजे जाते थे, आमतौर पे वो कपड़े को रोल करके उसमें भेजे जाते थे। तो इस तरह रोल कर करके जो पत्र तैयार किए जाते थे, जो ग्रंथ तैयार किए गए, वो जो है वो तुला पाठ कहलाते हैं। तो वो कपड़े पे लिखे गए। तो फिर कपड़े का प्रचलन तो हो ही गया, और उसके बाद आते आते कागज का प्रचलन हुआ। ये करीब ये 13वीं शताब्दी के पास कागज का प्रचलन हो गया था। उससे पहले एक कहीं कहीं चर्म पत्र भी लिखे गए, चमड़े के ऊपर भी लिखा गया, अरेबियंस में मिलता है। लेकिन वो चमड़े का पत्र जो है वो हिंदुस्तान में उसका प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान में चमड़े को उतना शुद्ध नहीं माना जाता था, उसको अपवित्र माना जाता था। इसलिए चमड़े का प्रयोग ज्यादा जो है वो चमड़े का प्रयोग मैन्युस्क्रिप्ट लिखने के लिए नहीं हुआ, एक कारण। दूसरा कारण ये है कि ये जो तैयार होते थे, जो मैन्युस्क्रिप्ट तैयार किए जाते थे, इनको ऐसा कहते थे कि ये सर्वप्रथम मैन्युस्क्रिप्ट जो जिसने लिखा, लेखन का जो कार्य किया, उसकी ड्यूटी थी, उनका नाम था लॉर्ड गणेश। गणेश जी को लिखने के लिए प्रेरित किया गया, और गणेश जी ने कागज पर उसको लिखा। और उस समय उनको किसने कहा, ब्रह्मा ने कहा कि आप अब इसको, आपको मैं लिखारी लेखक निर्धारित करता हूं, आप महाभारत की कथा जो है वो सारी लिखिए। तो ये लिखन में आया महाभारत। तो इसलिए क्योंकि ये देवताओं ने कहा था, देवताओं ने ही लिखा था, और देवताओं की ही स्तुति थी। तो इस तरह से संगीत क्योंकि हमेशा दैवी प्रभाव से बहुत ही प्रभावित रहा है, आध्यात्मिक रहा है, भले ही वो मनोरंजन और जनरंजन का साधन, लोक रंजन का साधन भी रहा हो, लेकिन अल्टीमेट उसका उद्देश्य जो है वो धर्म और आध्यात्म ही रहा है। तो वो जो लिखा गया, इसके कारण अब जो लिपि भी लिखी गई, जिस लिपि का गणेश जी ने इस्तेमाल किया, तो क्योंकि ब्रह्मा के आदेश पे लिखी गई थी, उस लिपि को भी ब्राह्मी लिपि कहा गया। तो ब्राह्मी लिपि में शुरू शुरू लिखे गए, फिर शारदा स्क्रिप्ट में लिखे गए, तब जाके बाद में संस्कृत में जो स्क्रिप्ट लिखे वो नागरिक स्क्रिप्ट कहलाता है, देव भारती स्क्रिप्ट कहलाता है, जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं संस्कृत और हिंदी लिखने के लिए। एक बात, दूसरी बात और कि जो ये विग्रह बना, जो ये इतना ताड़पत्र हो चाहे ताम्रपत्र हो, फिर एक ताम्र पत्र भी थे। ताम्र पत्र बोला तांबे की प्लेट को एक साइज का काट करके उसमें एनग्रेव कर देना, उसको खोद देना, खोद के फिर उसके ऊपर काली स्याही चला देते थे, तो वो उसमें वो भर जाता था, जो खुदा हुआ जो होता था, एनग्रेव कहते हैं इसको, जो खुदा हुआ पोर्शन था वो स्याही से भर जाता था, फिर उसको पोंछ देते थे, तो एक्स्ट्रा इंक तो सब निकल जाती थी, लेकिन जो उसमें शब्द में भरा हुआ है, शब्द में एनग्रेव्ड में, वो फिर पढ़ने में आता था। तो ये ताम्र पत्र भी चला करते थे। लेकिन कागज के आने पर
इन सब की प्रचार कम हो गया, चलते रहे थोड़े थोड़े, लेकिन इनका प्रचार कम हो गया। तो ब्राह्मी लिपि आई, शारदा लिपि आई, फिर नागरी स्क्रिप्ट में लिखे गए, और धीरे धीरे जब सब प्रांतीय भाषाओं का विकास हुआ तो सब प्रांतीय भाषाओं में भी, मराठी में, बंगाली में, पंजाबी में, ब्रज में, या तमिल में, मलयालम में, तो सब भाषाओं में मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखने की परंपरा चली। अब जब ऐसी परंपरा चली तो उस मैन्युस्क्रिप्ट को, क्योंकि बहुत श्रम से तैयार होता था, तो इसलिए इसको जो है वो विष्णु का विग्रह माना जाता था, कि मानो जैसे विष्णु की मूर्ति है, भगवान विष्णु की जैसे कोई मूर्ति है, तो ये जो पुस्तक है, जो ग्रंथ बना है, ये वो भगवान विष्णु का विग्रह ही है। आज भी हम पंजाब के गुरुद्वारों में जब जाते हैं, वहां क्या कहते हैं कि ये गुरु मान्यो ग्रंथ, जो गुरु जो है वो ये ग्रंथ ही है, ये पुस्तक जो है, ये हमारे पास शब्द राशि जो एक अच्छी तरह से गठन जिसका किया हुआ है, ये ग्रंथन किया हुआ है जिसका, ये गुरु ही है। तो ऐसा उसको गुरु रूप, उसको विष्णु रूप, उसको भगवान रूप मानने के कारण ये ग्रंथ जो थे बहुत पूज्य ग्रंथ होते थे। और जो लोग लिखते थे वो मानो ऐसे थे कि ये कोई साधारण कार्य नहीं कर रहे, ये मानो विष्णु की ही उपासना कर रहे हैं, ये मानो ब्रह्मा की ही उपासना कर रहे हैं। तो तभी वहां कहा भी गया है कि इस ग्रंथ के लिखने से जो मुझे श्रम हुआ है, तो वो श्रम वैसा हुआ है कि मानो मैंने उसको उसमें ईश्वर की ही आराधना की है और कुछ नहीं किया है। तो इस तरह से फिर लिखने के भी कहीं स्टाइलो आया, कहीं मोर के पंख से लिखा जाता था, फिर सरकंडे की कलम बनी, और इस तरह से कई साधन वो भी बने। तो इस तरह लिखते लिखते एक समय ऐसा आया कि जब इनको तैयार करने के बाद इनको रखने की जगह क्या थी, कहाँ रखे जाएंगे। तो आमतौर पे या तो राजा के दरबार में, राजाश्रय में रखे जाते थे। राजा के यहाँ आमतौर पे जो मध्यकाल में राजा हुए, उनके यहाँ एक मंदिर हुआ करता था अवश्य, तो मंदिर में, मठों में इस तरह से रखे जाने लगे। और जो लोग पर्सनल तैयार करते थे वो भी मंदिरों में आकर के जमा करा जाते थे, वो भी मंदिरों मठों में आकर के जमा करा देते थे, राजाओं के यहाँ जमा करा जाते। तो नॉर्थ इंडिया में जो राजा हुए वो बहुत ही संगीत प्रेमी, जैसे जयपुर में है, राजस्थान में अनूप संगीत, अनूप राजा अनूप थे जिन्होंने स्वयं भी संगीत के ग्रंथ लिखे, और उन्होंने ग्रंथ लिखवाए भी, मैन्युस्क्रिप्ट लिखवाए भी बहुत। इसीलिए उनका आज भी संग्रहालय है जो है वो अनूप ग्रंथ संग्रहालय के नाम से आज भी जाना जाता है। जयपुर में भी है, जोधपुर में भी है। तो इस तरह से ये जो ग्रंथों का लेखन था, तो राजा लोग जो इंटरेस्टेड थे तो वो इन ग्रंथों को लिखवाने लगे। अब ग्रंथों को लिखवाने के साथ साथ उनको पारिश्रमिक भी दिया जाता था। तो ये एक तरह के मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग जो है, उसको सुंदर कलात्मक ढंग से कैसे लिखा जाएगा और उसको कैसे रखा जाएगा, तो ये अपने में पूरी पूरी एक विद्या हो गई, एक प्रोफेशन हो गया। जो ग्रंथ लिखते थे उनको बहुत मोटा पारिश्रमिक मिलता था, तो ये प्रोफेशनल एक तरह का ऑक्यूपेशन हो गया था ग्रंथ राइटिंग, मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग। और फिर इनके एक की एक प्रति ना तैयार करके राजाओं का शौक था कि एक एक ग्रंथ की कितनी कितनी प्रतिलिपियां तैयार करते थे, उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट। जब एक से दूसरे में ट्रांसफर कर लेना उस स्क्रिप्ट को, वो ट्रांसक्रिप्ट कहलाता है, वो भी हैंड रिटन ही होता था। तो इस तरह से करते करते आज हम देखते हैं कि कई ग्रंथालयों में, कई संग्रहालयों में, कई यूनिवर्सिटीज, लाइब्रेरीज में एक एक ग्रंथ के दो दो, चार चार, या एक लिपि मद्रास में मिलती है, दूसरी बेंगलोर में मिलती है, तीसरी कैलकाटा में मिलती है, या चौथी सयाजी राव के यहाँ महाराज बड़ौदा ने भी बहुत से ग्रंथ लिखवाए थे, उनकी भी लाइब्रेरी बहुत रिच है मैन्युस्क्रिप्ट की, तो या उनके यहाँ मिलती है। तो इस तरह से लोग जगह 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 उन ग्रंथों को लिखने लगे। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ग्रंथों को हैंडल करने से पहले मैन्युस्क्रिप्ट होता क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट कितने तरह का होता है, मैन्युस्क्रिप्ट का उपलब्धि स्थान क्या है, ये हमें जानना बहुत जरूरी होता है।
कि हम किसी मैन्युस्क्रिप्ट में कोई चीज कोई करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जानकारी ही नहीं कि मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल भी है उसमें कि नहीं, या मैन्युस्क्रिप्ट किसी ने लिखा है तो कहाँ रखा है, कोई जानकारी नहीं। तो इसलिए किस शेप में मिल सकता है, किस स्थान पर मिल सकता है, किस भाषा में मिल सकता है, ये सारी जानकारी होना भी मैन्युस्क्रिप्ट में आज संगीत में तो नहीं, संगीत में आवश्यकता है इस तरह के कोर्सेज के बनने की, और जो विषय हैं उनमें मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी करके एक पूरा का पूरा एक पूरा शास्त्र आज खड़ा हो गया है, पूरा विधान। जैसे एमए इन मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, एमफिल इन मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, पीएचडी इन यहाँ तक कि पीएचडी भी मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी पे आज मिलती है। तो एक नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन बना था 2000 में, तो उन्होंने फिर कई जगह पे वर्कशॉप किए नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन ने, तो लोगों से अपील किया कि जिस जिसके पास भी मैन्युस्क्रिप्ट है वो इस मिशन में जमा कराए, उनको पारिश्रमिक भी मिलेगा, और फिर उनका संपादन करके प्रकाशन करके उसको पब्लिक में उपलब्ध कराया जाएगा। तो उन्होंने कई वर्कशॉप भी की। एक वर्कशॉप मद्रास में हुई थी 2004-5 में, तो उसमें वो 1.5 महीने की वर्कशॉप थी, एक एक वीक के लिए एक एक विद्वान को बुलाते थे। तो संगीत के मैन्युस्क्रिप्ट्स किस तरह से हैंडल करने हैं, उनकी क्या नेचर है, तो उसके लिए 1 वीक का जो व्याख्यान मैंने दिया, क्योंकि मैं उस समय नारदीय शिक्षा का संपादन कर रही थी। और लेटेस्ट मैंने जिसका संपादन किया है वो है नाद बिंदु उपनिषद। इसकी भी मैन्युस्क्रिप्ट मुझे मिली, और कुछ ट्रांसक्रिप्ट मिले, कुछ लोगों के किए हुए काम मिले, लेकिन वो सारे इतने बिखरे हुए थे, क्योंकि संस्कृत की टेक्स्ट है और वेदों से संबंधित है। तो जिन लोगों का वेद की पृष्ठभूमि नहीं भी रही होगी, उन्होंने उस पर लिखने का कोशिश किया है, ट्रांसलेट भी एक आध लोग ने दक्षिण भारत से किया है। लेकिन ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, ये जो ग्रंथ है, ये संगीत पर आधारित था, संगीत की दृष्टि से इसका विश्लेषण नहीं हो पाया था। जब मैंने इस मैन्युस्क्रिप्ट को देखा तो योग की दृष्टि से लोगों ने अध्ययन किया, और उपनिषद की दृष्टि से उपनिषद है अध्ययन किया, लेकिन ये संगीत का उपनिषद है, संगीत की प्रैक्टिकल उसमें जो है वो जानकारी है। तो जो जिसको संगीत का बैकग्राउंड नहीं है, वो श्रुति, स्वर, नाद, आसन, ये सब को जिसको जानकारी नहीं है, वो उस स्क्रिप्ट के साथ न्याय नहीं कर सकता, या उसका एक पक्ष अधूरा रहता है। तो ये जान करके मैंने इसको प्रकाशित किया है, मार्केट में आ गया है। नाद बिंदु उपनिषद नाम से इसकी व्याख्या भी की है, इसका ट्रांसलेशन भी किया है, और हिंदी इंग्लिश दोनों। और जहां कहीं जरूरत थी तो उसको एडिट भी किया है। कई बार होता है कि ट्रांसक्रिप्ट करते करते कोई लाइन निकल जाती है, कोई सेंटेंस निकल जाता है, या कोई 2 बार लिखा जाता है। तो ये चीजें भी मैन्युस्क्रिप्ट्स में जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं। एक एक ही ग्रंथ का मैन्युस्क्रिप्ट अगर 2 मिलते हैं तो 2 या 3 में देखो कहीं कहीं वेरिएशन भी आ जाती है, कहीं किसी में 2 बार लिखा मिल जाता है, कहीं किसी में कुछ खंडित मिल जाता है, कहीं एक बंद आगे का और एक लाइन दूसरे पीछे की मिलती है। तो इस तरह से भी ये प्रॉब्लम्स तो हैं। फिर दूसरी बात जो कि इस तरह जब ये तैयार हुए स्क्रिप्ट और मैन्युस्क्रिप्ट, तो संगीत के मैन्युस्क्रिप्ट की जब मैं बात करती हूँ, इनकी नेचर बहुत ही एक अलौकिक और अपनी तरह की थी। अपनी तरह की इनकी ये है कि एक तो जो संस्कृत भाषा के मैं मेन रूप से बात करती हूँ, जो संस्कृत में जो लिखे गए थे स्क्रिप्ट, वो पहले पहले तो सिर्फ स्क्रिप्ट लिखे गए, क्योंकि गणेश जी उसके आदि आचार्य थे, आदि प्रणेता थे। तो शुरू में मैन्युस्क्रिप्ट पे आगे फिर उनका गणेशाय नमः ये लिखा जाने लगा प्रारंभ में, या फिर स्वस्तिक का चिन्ह बना दिया जाता था, गणेश का सूचक। तो ऐसे फिर क्या हुआ, कुछ कलाकार प्रवृत्ति के लोग रहे होंगे जिन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट लिखा, तो जो किनारे थे उसको पहले तो लाइन से लिखा गया, लेकिन कुछ मैन्युस्क्रिप्ट में बाद में उसमें बेल बना दी जाती है, या कोई फूल बना दिए जाते हैं। आमतौर पे बेल जो क्रीपर जिसको हम कहते हैं, फूल वाली बेल या बेल, इस तरह के हमें बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट में हाशिए पे ये लिखा हुआ मिलता है। जो गुजरात में मैन्युस्क्रिप्ट लिखे गए उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी, क्योंकि वो राग रागिनी सिस्टम उस समय चल रहा था। तो राग रागिनी पे रागमाला ग्रंथ रचे गए। रागमाला के जो मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं
उनमें रागों के वर्णन है और हाशिए पर लाइनें हैं। लेकिन जब परवर्ती काल में और विकास हुआ तो उस हाशिए में कहीं फूल मिल रहा है, कहीं बेल मिल रही है, ऐसे करके वो इतने खूबसूरत मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं वो प्राप्त होते हैं। आज भी किसी को राजस्थान जाने का मौका मिले, गुजरात जाने का मौका मिले, जिनको पोथी कहते हैं, और जहां ये रखे जाते थे उनको पोथी खाना कहते थे, तो उन पोथियों में इतनी विशेषता है, इतने सुंदर सुंदर चित्र बने हैं, रंग भी ऐसे खिले हुए, जिसमें कांगड़ा आर्ट और जिसको पहाड़ी शैली कहते हैं, और फिर बीच बीच में कहा मुसलमानों का भी राज हुआ तो मुगल शैली में भी उन पर चित्र अंकित हुए हुए हैं। वो उनकी बैकग्राउंड और उनके जो कलर स्कीम है उससे मालूम होता है। बहुत ही कलरफुल ये स्क्रिप्ट हमें मिलते हैं, सब छपे नहीं है, अभी भी मैन्युस्क्रिप्ट बहुत सारे अपनी इसी फॉर्म में है। फिर आगे क्या हुआ, जब राग रागनी का प्रचलन हुआ तो एक तो वो हुए जो प्योर संस्कृत टेक्स्ट हमें मिलती है जिसमें, दूसरे वो हुए जिनमें थोड़े थोड़े फूल बूटे और इस तरह की चित्रकारी मिलती है। तीसरे तरह के जो मैन्युस्क्रिप्ट हमें मिलते हैं म्यूजिक में, विशेषकर राग रागनी के संबंध में, तो वो राग माला मिलते हैं, जितने की अब टेक्स्ट जो है वो बहुत नीचे थोड़ी जगह पे आई है, और पूरा ऊपर वाला जो पूरा पोर्शन है उस पे चित्र बना हुआ है। ये अपने आप में इन्हीं की ही रागमाला पेंटिंग्स के नाम से जो जाने जाते हैं, ये एक्चुअली रागमाला के मैन्युस्क्रिप्ट से ही निकला हुआ मटेरियल है। रागमाला पे जिन्होंने काम किया होगा वो इस बात को जानते होंगे। तो ये इस तरह के भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। अब इसको मैन्युस्क्रिप्ट को लिखने में मैंने बताया जैसे कि ये प्रोफेशनल हो गया था, बहुत पैसे मिलते थे, और लोग भी जो कार्य करते थे वो समझते थे कि चाहे मंदिर में जाके विष्णु की पूजा कर ली, चाहे बैठ करके मैन्युस्क्रिप्ट लिख लिया, वो एक ही बात है। चाहे यज्ञ कर लिया, चाहे ये ब्रह्म यज्ञ कहते हैं इसको, चाहे यज्ञ कर लिया चाहे ब्रह्म यज्ञ कर लिया, वो एक ही बात है। तो इस तरह से ज्ञान का संवर्धन और उसका रक्षण जो है वो संरक्षण इस तरह से भारतीय मनीषा ने किया है। और विशेष करके संगीत के दृष्टि से तो संगीत के तो मैन्युस्क्रिप्ट की कोई कमी ही नहीं है। फिर इनको जो इस्तेमाल करते हैं, जो इसका प्रयोग करते थे, तो उसके बाद क्या हुआ कि इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को संभालना कैसे है। फिर इनको संभालने के लिए इनको दवा किया जाता है, इनको धूप दिखाया जाता है, इन पे केमिकल्स लगाया जाता है कि इनकी आयु बढ़े। कागज की अपनी आयु है, कागज की बहुत ज्यादा आयु नहीं है, 500-600 साल आयु नहीं है कागज की, 100-200 साल के बाद ही पीला पड़ने लगता है। और उस समय की क्वालिटी भी कागज की जैसी रही होगी। आज तो बहुत सुपरफाइन क्वालिटी का है, ग्लेस पेपर और ये सब कई तरह का आता है कागज। तो वो कागज क्या थे, वो क्योंकि पेड़ से ही सीधे प्रोसेस करके निकाले हुए थे, तो उन कागजों की ये स्थिति थी कि उस पे लिखा हुआ स्याही जो है वो मिटने लगती थी, इसीलिए ट्रांसक्रिप्ट करने बनाने पड़ते थे। दूसरा ये कि उन पे जो उनके कभी बंधन है वो खुल जाएगा, कभी उसको एक एक रखा हुआ पढ़ने में वो चिपकने लगता है, कभी केमिकल उनका जो लगा हुआ है इंक में वो करने लगेगा। तो इस तरह से मैन्युस्क्रिप्ट्स एक पे भरोसा नहीं किया जा सकता था, तो एक एक ग्रंथ के कई कई मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं वो तैयार हुए। और मैंने जैसे बताया कि आज तो मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी एक पूरा पूरा विषय है, लेकिन कुछ कुछ विषय जो है मैं समझती हूँ कि शोधार्थियों को, चाहे वो किसी भी विषय का शोध कर रहे हों, उनको इन बातों की अवश्य जानकारी होना चाहिए कि हम मैन्युस्क्रिप्ट्स को अब हैंडल कैसे करें। तो हैंडल विद केयर है, ये फ्रीजाइल है चीज। कई कई में तो इतने छोटे छोटे अक्षर लिखे हुए हैं कुन कुन मैन्युस्क्रिप्ट्स में कि उनको इन आंखों से पढ़ना बड़ा मुश्किल है। मैं होशियारपुर में काम कर रही थी, विश्वेश्वरैया वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में, वहां कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। मैं सामवेद पे जब काम कर रही थी, तो साम के मैन्युस्क्रिप्ट्स कुछ तो अब ग्रंथ रूप में आ गए हैं, लेकिन कुछ अभी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स रखे हैं होशियारपुर में, पंजाब यूनिवर्सिटी में। उनको देखते हुए जब मैं पहुंची लाइब्रेरी में, तो मुझे इतनी हैरानी हुई कि हम तो उसको पढ़ ही नहीं पाते थे, वो इतना बारीक लिखा हुआ था और इतना मैटर एक कागज पे लिखा हुआ था। तो साथ ही में उसके लेंस रखे हुए हैं। वो जब आप पुस्तक मैन्युस्क्रिप्ट देखना चाहते हो तो वो मैन्युस्क्रिप्ट आपको देखने को मिलता भी है, लेकिन साथ में लेंस मिलता है कि उसको पढ़ेंगे कैसे। तो ये भी
मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी की ही एक विषय है। फिर इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को पता लगाने के लिए मैन्युस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी कहाँ-कहाँ है, पहले ये पता लगाना पड़ता है। फिर उनके कैटलॉग बने हैं, उन कैटलॉग्स को देखना पड़ता है। कई मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं आज भी उनके कैटलॉग भी नहीं बने हुए, लोगों के पास अपने हैं, उन्होंने दिए भी नहीं, कहीं जमा भी नहीं कराए, ऐसा भी है। फिर एक और चीज़ और है, इन मैन्युस्क्रिप्ट्स की भाषा क्या है? अब इसको जब हम पढ़ने लगते हैं, सपोज़ हमें मैन्युस्क्रिप्ट मिल ही गया, कोई हस्तलिखित ग्रंथ, जैसे मैं नाट्यशास्त्र पे ही बात करती हूँ। नाट्यशास्त्र का हस्तलिखित ग्रंथ मिला था बड़ौदा से, नाट्यशास्त्र का हस्तलिखित ग्रंथ मिला कलकत्ता में, नाट्यशास्त्र का हस्तलिखित ग्रंथ साउथ में, मद्रास में भी था। तो सबसे पहले जो संस्करण तैयार हुआ था नाट्यशास्त्र का, उसको हम बड़ौदा एडिशन कहते हैं। बड़ौदा से निकला था सबसे पहले नाट्यशास्त्र का पहला एडिशन, जो ग्रंथ रूप में आया मैन्युस्क्रिप्ट से, उसको आज भी बड़ौदा एडिशन के नाम से हम जानते हैं। तो उस एडिशन में जो कुछ भी लिखा गया, जो कुछ भी कहा गया, तो वो मार्केट में आया। लेकिन इस एडिशन को हम पढ़ेंगे कैसे? जो संपादक होता है, वो उस समय की भाषा का जानकार होना चाहिए। जैसे मैं संस्कृत की भी बात करती हूँ, जो आप लोग सब लोग हिंदी भाषी हैं ज़्यादातर, तो उसमें क्या है, जैसे हम लिखते हैं, 2 तरह से लिखा जाता है। एक तो लिखने के लिए 3 बना करके उसके बीच में लाइन लगा करके और खड़ी लाइन से मिला दिया जाता है। तो एक तो ये की कल्पना है जो आज पढ़ाया जाता है। से अनार बच्चों को पढ़ाते हैं ना, वो 3 उकार टाइप पहले बनाते हैं, उसको 3 बनाए या उकार बनाए और उसमें लाइन खींचते हैं बीच में म की तरह, फिर उसको मिलाते, तो ये बनता है। लेकिन अगर आप पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स में देखें तो उसमें पुरानी किताबों में, पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स में जैसे हम प लिखते हैं, तो उस प के नीचे टिप्पी लगा करके उस तरह से भी बनाया जाता है। तो अब जिसको इस तरह का ये ज्ञान नहीं है कि इस तरह से भी लिखा जाता है, तो वो उसको प ही पढ़ेगा, उसको पढ़ने में दिक्कत आएगी। इसलिए जब हम किसी मैन्युस्क्रिप्ट को कंसल्ट करते हैं, तो उसकी भाषा की लिपि जो है, वो हमें पता होना चाहिए। इसी तरह से झंडा लिखते हैं, झ भी 2 तरह से लिखा जाता है, एक ई बना करके झंडा लिखा जाता है, एक भ को एक लाइन आगे खींच करके वो भ का रूप बनता है, भ के साथ ही झ बनता है। तो दोनों तरह से लिखा जाता है। इस तरह से एक नहीं, अनेक वर्णाक्षर जो है वो इस तरह से उनकी बनावट होती है। तो पुराने रूप मैन्युस्क्रिप्ट में उनका वो रूप मिलता है। लेकिन अभी के मैन्युस्क्रिप्ट में जब हम उनको देखते हैं, तो आज वो भाषा में उस तरह का लिखत जो रूप है वो प्रचलित नहीं है। तो अब जब पढ़ने लगेंगे किसी मैन्युस्क्रिप्ट को, तो उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए, उस मैन्युस्क्रिप्ट की भाषा का ज्ञान होना चाहिए। फिर उस समय का ज्ञान होना चाहिए कि ये किस समय की है। जिस समय का अगर निर्धारण हो जाएगा, तो उसका सब्जेक्ट मैटर का भी हम निर्धारण कर सकेंगे। और वो कैसे पढ़ा जाएगा? वो सब्जेक्ट मैटर से ही जाना जाता है। अगर कोई मैन्युस्क्रिप्ट हमें मिलता है, उसमें मानो राग रागनी वर्गीकरण है या रागमाला है, तो हम तुरंत उसका अंदाज लगा लेंगे कि ये मध्य युग की रचना है। अगर किसी में उदात्त, अनुदात्त या भक्तियाँ या इस तरह का वर्णन मिलता है, तो निश्चित रूप से हमें समझना पड़ेगा कि ये कोई वैदिक स्क्रिप्ट रहा होगा। जिसी तरह से नारद के द्वारा जो रचे हुए ग्रंथ हैं, उनमें कई मुश्किलें आज आती हैं। अब यही समझ में नहीं आता कि नारद 1 है या नारद 4 हैं। एक नारद वो जो नारदीय शिक्षा लिखते हैं, एक नारद वो जिनके नाम से संगीत मकरंद है, एक नारद वो जिनमें राग निरूपण है। ये मैन्युस्क्रिप्ट सारे आज मैंने देखे हैं, ये ऑल इंडिया ओरिएंटल लाइब्रेरी मद्रास में रखे हैं इनके मैन्युस्क्रिप्ट, आज भी हैं। तो अब संगीत मकरंद तो संगीत कार्यालय हाथरस ने छाप दिया था, हालांकि वो भी खंडित अवस्था में, पूरा नहीं छपा हुआ। बीच बीच में कई टुकड़े जो हैं वो खाली हैं, कई कई जगह पे डॉट 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 लगे हुए हैं इस तरह से। तो अब ये एक व्यक्ति है, एक नारद है, 2 नारद हैं, 10 नारद हैं, कितने नारद हैं कुछ पता नहीं चलता। तो एक्चुअली क्या है कि ये नारद हो, चाहे भरत हो, चाहे विश्वामित्र हो,
ये ऋषियों के संप्रदाय समझने चाहिए। ये एक ही व्यक्ति नहीं है। जो नारदीय शिक्षा लिखते हैं तो वो तो वैदिक स्वरों की बात करते हैं और वेद के साथ लौकिक स्वर कैसे मिलेंगे उनकी बात करते हैं। लेकिन जो नारद संगीत मकरंद लिखते हैं तो वो तो लौकिक ही संगीत की बात करते हैं और वहां राग रागनी निरूपण भी आता है। तो ये निश्चित रूप से परवर्ती रचना है और ये कोई 10-20 दिन या 100 दिन की बात नहीं होती, वर्षों शताब्दियों की बात होती है। एक विधा के बाद दूसरी विधा जब प्रचलित होती है तो इस तरह की मैन्युस्क्रिप्ट्स की हैंडलिंग में सबसे पहली बात तो है कि उसका पता लगाना। दूसरी चीज उसका पता लगा करके उसका भाषा का निर्णय करना, किस भाषा में है। फिर उसके पढ़ने का साधन निर्णय करना कि वो इन आंखों से या अपने चश्मे से पढ़ा जा रहा है कि ये लेंस और चाहिए उसको पढ़ने के लिए, है ना। फिर उसके बाद उसको किस काल का है, किस देश का संगीत उसमें है, उसका पता चलना। तो इस तरह से मैन्युस्क्रिप्ट्स को हैंडल किया जाता है और जिस मैन्युस्क्रिप्ट पे फिर काम हो जाता है वो मैन्युस्क्रिप्ट उसको कहते हैं हम एडिशन, संपादन करना। उसका संपादन करने के बाद फिर उसका प्रकाशन होता है। तो हमारे सामने जो किताबें आती हैं वो प्रकाशित रूप में आती हैं। अब कई बार मेरे देखने में जब आया तो पढ़ने में कई जो है संपादन भी उसमें त्रुटियां रह जाती हैं, क्योंकि कुरेटर जो है वो भी तो इंसान है। कई बार 2 बार होना था, 1 बार पढ़ा गया या आधा अक्षर पढ़ा गया या बीच में वो मिसप्रिंट हो गया तो उसको जोड़ा, या खंडित पाठ कई बार मिलते हैं, खंडित मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं, कई लीफ है ही नहीं किसी में, तो उसका अर्थ कैसे जोड़ा जाएगा। ये प्रॉब्लम सी मैन्युस्क्रिप्ट में आती है, मैन्युस्क्रिप्ट हैंडल करने में। तो इन सबों में सबसे बड़ी चीज जो आवश्यकता होती है, विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर नहीं ज्ञान है तो जानकार जो लोग हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए। तीसरी चीज कि इनको इस तरह से हैंडल किया जाए कि इन पे प्रकल्प लिए जाने चाहिए कि अगर हमने इस मैन्युस्क्रिप्ट को उठाया है तो उसका संपादन और प्रकाशन तक उसके कार्य का हम संकल्प लें, हम निर्णय लें, ताकि हमारी धरोहर जो है वो आगे आगे अगली जनरेशन के लिए वो प्रकाश में आए और विचार में आए। फिर एक चीज और होती, शुरू में जब संस्थाओं में संगीत आया तो जाहिर है कि किताबें उस समय थी नहीं, टेक्स्ट बुक उस समय थी नहीं, तो उस समय क्या किया गया, किताबें लेखन का एक कार्य सिलसिला चला। सबसे बड़ी भूमिका निभाई उत्तर भारत की एक विशेष पत्रिका संगीत, जिसको हम बहुत ही श्रद्धा पूर्वक जिसका नाम लेते हैं संगीत ने। 1935 से ये शुरू हुई थी। मेरे पिताजी भी संगीत के बहुत बड़े भक्त थे, तो मेरे जन्म से पहले ही उन्होंने संगीत के सारे अंकों को संजो करके रखा हुआ था और बाइंड करके एक साल के रखे हुए थे। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये मैटर जो है वो विरासत में अपने पिताजी से मिला। लेकिन मैं बहुत ही मतलब भक्त हुई इस पत्रिका की को। पहले जो लेख भी लिखे गए बड़े सारगर्भित लेख थे, और एक इसमें एक संगीत वाङ्मय करके, अगर आपको भी मौका मिले तो आप अवश्य देखिए उन पुराने अंकों को, जो 40 फिर 45 उस समय संगीत वाङ्मय करके एक उसका कॉलम आता था। तो उसमें कितने ही पुस्तकों को, मैन्युस्क्रिप्ट्स को ये लक्ष्मी नारायण गर्ग जी और इन सब लोग परिवार के लोगों ने उनको उनका संपादन उस मैगजीन में थोड़ा हिस्सा करके किया। जो तो छोटा मैन्युस्क्रिप्ट था उसको तो छोटे को ही वैसे ही छाप दिया, लेकिन जो बड़ा था तो उसको अंकों में उसको विभाजित करके उसका जो है वो उसमें आया। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी थी उस पत्रिका की कि कितने ही मैन्युस्क्रिप्ट्स को उन्होंने इस तरह से पत्रिका से के माध्यम से ही प्रचार में लाए। और फिर बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट जैसे संगीत मकरंद है, संगीत पारिजात है, ये सारी पुस्तकें संगीत कार्यालय से वैसे ही प्रकाशित हुई। उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट लेके इनको स्वतंत्र रूप से भी प्रकाशित किया। निश्चित रूप से ये बहुत एक बड़ा कार्य था, संगीत के क्षेत्र में बड़ी क्रांति थी। मुकेश जी अगर सुन रहे होंगे तो मेरी बधाई अवश्य स्वीकार करें, क्योंकि उनका भी इस पत्रिका में बहुत योगदान है और आज भी है।
तो ये एक मैन्युस्क्रिप्ट, अच्छा फिर कुछ ऐसा भी था कि जहाँ-जहाँ मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी थी, उनकी सूचियाँ बना-बना करके भी संगीत पत्रिका में समय-समय पर प्रकाशित हुईं। तो आज उन सूचियों को भी आवश्यकता है संगीत के विद्यार्थियों के लिए। कभी कहते हैं कि शोध का विषय नहीं मिल रहा, या विषय मिलता है तो सब्जेक्ट मैटर नहीं मिलता, या मैटर मिलता है तो फिर उसको समझ नहीं आती, समझ आने वाले नहीं मिलते। तो इन सारी समस्याओं को अपने समक्ष खड़ा करिए, और इन सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए, जैसी हमारी पुरानी पीढ़ी ने हम तक ये सब इतना ज्ञान ऐसे पहुंचाया है, तो इस तरह से हम भी उस जो संचित ज्ञान को, जिसकी जानकारी हमें जहां से भी मिलती है, एक लोग क्यों नहीं, प्रकल्प कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, तो जैसे ये सुभारती यूनिवर्सिटी है या पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी लिया था एक प्रकल्प, लेकिन वो दूसरे विषयों में लिया था। तो संगीत की दृष्टि से संगीत के लिए ऐसे संकल्प लिए जाने चाहिए, प्रकल्प उठे जाने चाहिए कि जो उस क्षेत्र के मैन्युस्क्रिप्ट्स को इकट्ठा किया जाए, और उनको जो इकट्ठे हुए हुए हैं उनका अध्ययन किया जाए, उनका संपादन किया जाए, और उनको आम जनता में उसको प्रवाहित किया जाए, ताकि अगली पीढ़ी जो है अपने सिद्धांतों से परिचित हो। एक चीज मैं और स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि संगीत के मैन्युस्क्रिप्ट दोनों तरह के मिलते हैं। उसमें क्रियात्मक रूप पे भी हैं और शास्त्र रूप के भी हैं। शास्त्र में तो वो सिद्धांतों की चर्चा होती है, लेकिन क्रियात्मक में विद नोटेशन हमें पुस्तकें मिलती हैं। जैसे क्रमिक पुस्तक मालिका है, या संगीतांजलि, तो ये पहले मैन्युस्क्रिप्ट ही थे। ये जिन-जिन लोगों ने, भातखंडे जी ने अगर रचना की है, तो उन्होंने पहले हैंडस्क्रिप्ट ही तैयार किया था, उसके बाद उसकी रचना हुई। और आज भी जितने-जितने बड़े-बड़े वाग्यकार हैं, या जितने बड़े कलाकार हैं, या जो अभी हमारी पहचान में कोई लोग आए ही नहीं हैं, किन-किन स्थानों पे कैसे-कैसे गुणी लोग बैठे हैं, जिन्होंने बहुत रचनाएँ की और अभी तक अपनी रचनाएँ अपने तक सीमित रखी हुई हैं। तो ऐसे जो क्रियात्मक के मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो बंदिशों के खजाने हैं, वो उन्हीं लोगों के पास है, घरानेदार लोगों के पास है। तो अगर उनको ये सुविधाएँ दी जाएँ, तो ये पुस्तकें भी पुस्तक रूप में बन सकती हैं, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स, और ये प्रकाश में आ सकती हैं। कुछ-कुछ लोगों ने किया, सितार में जैसे मैं आदरणीय प्रोफ़ेसर पुष्पा बसु का नाम श्रद्धापूर्वक लेना चाहूँगी। उन्होंने लालमणि मिश्रा जी से आजीवन सीखा, और उसको सीख करके उन्होंने प्रोजेक्ट ले करके उन सारी बंदिशों को उन्होंने उसको राग रूपांजलि के नाम से उन्होंने उसको प्रकाशित किया। बहुत ही सुंदर रूप से उन्होंने उसपे अंकन जो भी कहीं रह गया था, उसको हाथ से एक-एक कॉपी पे उन्होंने उसको स्वरांकित किया, और जो स्वर के चिन्ह, मींड़ वगैरह के उन्होंने हाथ से लगाए। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट, लोग कहेंगे नहीं मैन्युस्क्रिप्ट सिर्फ ग्रंथ होता है, मैन्युस्क्रिप्ट केवल ग्रंथ नहीं होता, मैन्युस्क्रिप्ट क्रियात्मक में भी हमारे पास बहुत हैं, और उनकी आवश्यकता है। उससे हमारे रिज़र्वियर, हमारा जो ज्ञान है वो प्रवृद्ध होता है, समृद्ध होता है, और रिसर्च के लिए भी आगे बहुत सी संभावनाएँ समझ में आती हैं। तो इसी तरह से संगीतांजलि का, या ये बलवंतराय भट्ट जी की भावरंग लहरी, ये सब क्या है? ये पहले मैन्युस्क्रिप्ट ही तो थे। उन्होंने जो रचे, रामाश्रय झा जी की पुस्तक है। तो ये सारी क्रियात्मक जो रूप में हमें जितनी मिली हैं, वो तो मिली हैं, लेकिन इससे भी अधिक अभी और बहुत भंडार जो है, वो आज भी ये कोठेदार कहते थे जिनके पास ज़्यादा बंदिशें और उनका संग्रह होता था, उन लोगों के पास आज भी मौखिक रूप में है, या उन्होंने अपनी जानकारी के लिए जैसे लिखा है, लिख करके उसको संजोया हुआ है। तो आवश्यकता इस बात की है, जो भी शोधार्थी किसी घराने पे काम करता है, किसी प्रकार की बंदिशों पे काम करता है, किसी क्षेत्र की बंदिशों पे काम करता है, तो उन उन लोगों के पास जा करके, कई लोगों ने अभी इसको लिखित रूप में लाया ही नहीं। हमारे पास मौखिक स्क्रिप्ट हैं अभी भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि संगीत है, लोगों को याद है बहुत। तो उन याद जो है चीज़ें, वो व्यक्ति के साथ दफ़न ना हो जाए, व्यक्ति के साथ काल कवलित ना हो जाए, व्यक्ति के साथ एक अंत को प्राप्त ना हो जाए। ये जो ज़िम्मेवारी है, ये दोनों की है, उस व्यक्ति की भी है, और उस व्यक्ति के जो आस-पास के लोग हैं, ये संबंधी लोग हैं,
उनकी भी ये ज़िम्मेवारी है कि इन सारी चीज़ों का हम संग्रह करें। सिर्फ़ संग्रह नहीं करना, संग्रह तो लाइब्रेरी में बहुत पुस्तकें हैं, कोई किसी को नहीं आता। लेकिन संग्रह नहीं सिर्फ़, हम उनका अभ्यास करें, उनको गाएँ, उनका चिंतन करें और उसका चिंतन करके, उसको निधिध्यासन करके पुनः-पुनः जो है वो पुस्तक रूप में उनको प्रस्तुत करें। तो इस तरह से जो मौखिक रूप में भी सामग्री है, वो हस्तलिखित रूप में आएगी और जो हस्तलिखित रूप में सामग्री है, वो प्रकाशित रूप में आएगी। तो इससे निश्चय रूप से हमारी भावी पीढ़ी को बहुत लाभ होगा, रिसर्च स्कॉलर्स को बहुत लाभ होगा। तो अभी तो कैटलॉग्स ही बनाना अपने आप में एक बड़ी भारी ज़िम्मेवारी है। तो कोई अगर विभाग ऐसा स्थापित होता है, जैसे बनारस में म्यूज़िकोलॉजी तो हुआ था, लेकिन साथ में अगर मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी भी होता, प्रेम बहन जी ने अकेले बहुत काम किया, संगीत राज का प्रकाशन उन्होंने संपादन करके किया, वो एक ही वॉल्यूम हालाँकि आया। संगीत रत्नाकर का उन्होंने और श्रृंगेरी जी ने अनुवाद भी किया और प्रकाशन भी किया और संपादन भी किया और प्रकाशन भी किया विद ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ। इसी तरह से बृहदेशी का अनिल व्यवहार जी ने उसको एक अपना शोध का विषय बना करके उस पे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य भी किया और फिर बाद में ये कला मूल शास्त्र जो दिल्ली की संस्था है गवर्नमेंट की ही, तो कपिला वात्स्यायन जी जिसकी अध्यक्ष रहीं, आज उनको श्रद्धांजलि, वो आज नहीं है। देह अभी विगत दिनों में ही उनका देहावसान हुआ। तो ऐसे कुछ ग्रंथ आए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट ग्रंथ, इस तरह से भी उन पे कार्य हुआ है। तो मैं आकर्षित करना चाहती हूँ नई जनरेशन का ध्यान इसमें कि वो इसको पढ़ें, इसको देखें, इसको समझें, इनको संजोएं, समाज में आंखें खोल के चलिए। कहीं भी संगीत की कोई भी चीज उपलब्ध होती है तो उसका रिजर्वियर अवश्य बनाएं और उसकी सूचना जो कहीं आसपास की लाइब्रेरी है या कहीं संग्रह जहाँ किया जाता है उसमें अवश्य दें और उसको अगर प्रकाशित रूप में संपादित रूप में मार्केट में आता है तब तो और भी बहुत अच्छी बात है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बधाई दूंगी और अंत में एक बात अवश्य कहूंगी कि पुस्तक कहती है कि कई बार क्या होता है, हम पुस्तकों को, जैसे मैंने बताया कि इतनी श्रद्धा की पुस्तकें हैं ये हमारी ग्रंथ, तो ये कि साधारण किताबें नहीं है, साधारण पुस्तकें नहीं है। तो तब ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स के अध्येता हैं उनको ये जानना चाहिए, या जो पुस्तकों के अध्येता है कि पुस्तक को क्या करते हैं हम। कई बार होता है नाश्ता कर रहे हैं, चलो साथ में किताब के पन्ने भी उलाट रहे हैं, रोटी खा रहे हैं पन्ने भी उलाट रहे हैं, थोड़ी सी हल्दी पन्ने पे भी लग जाती है, ये उचित नहीं है, ऐसा नहीं। या करते करते क्या करते हैं, पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते उसी पे ही स्क्राइब करना शुरू कर दिया, पेंसिल से लिख दिया, पेन से लिख दिया। कितना किताब का अपमान होता है जिसपे उसी पे ही, अरे आप नोटबुक साथ में रखिए, उस पे नोट करिए पन्ना और वो, ना कि किताब पे ही मार्किंग करना शुरू कर दो। फिर एक और आदत भी, उसको भी ध्यान देना है विद्यार्थियों को कि पढ़ते पढ़ते जहां हम रोकना चाहते हैं वहां उसका किताब का कोना उल्टा कर देते हैं, जैसे किसी का कान मरोड़ दिया हो। ये भी नहीं करना कभी, उससे क्या होता है पन्ना कट जाता है उतना। और यही समझना चाहिए जैसे मनुष्य को पीड़ा होती है वैसे पुस्तक को भी पीड़ा होती है। तो उस ज्ञान को, उसका संवर्धन होना चाहिए, उसका संरक्षण होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। इसलिए एक श्लोक आता है, मैं वो कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगी। वहां कहता है तैलाद रक्षेत जलाद रक्षेत, कि तेल से रक्षा करनी चाहिए। पहली ये साधारण मतलब कि मॉइस्चरिंग जो ऑयल वगैरह है उससे कागज की रक्षा करनी चाहिए, पुस्तक की रक्षा करनी चाहिए। तैलात रक्षेत जलात रक्षेत, जल से भी रक्षा करनी चाहिए, जल के कारण तो पेपर गल ही जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, तो जल से रक्षा करनी चाहिए। और तीसरी कहाँ से रक्षा करनी है, रक्षेत शिथिल बंधनात्, तो उसका बंधन जो उसकी बाइंडिंग हुई हुई है वो शिथिल ना हो जाए। आज तो खैर फोटो क्लिक हो जाती है, लेकिन एक युग फोटोस्टेट का आया था, तो उसमें किताब फोटोस्टेट की मशीन में जब भी डालते थे वो किताब के धागे जो उसका ये बंधन हुआ हुआ था, जो बाइंडिंग होती थी, वो धागा ही खिल जाता था। तो तभी वो कहते हैं कि जला तैलात रक्षित, तेल से रक्षा करे, जलाद रक्षित, जल से उसकी रक्षा करे, और रक्षेत शिथिल बंधनात्, के पुस्तक का बंधन शिथिल ना होने पाए उससे उसकी रक्षा करे।
और फिर सबसे बड़ी चीज ये है, मूर्ख हस्ते न दातव्यम। किसी मूर्ख के हाथ में किताब मत दे देना, वो अन्यथा अर्थ करने लगेगा, विपरीत अर्थ करने लगेगा, यदृच्छा से अर्थ करने लगेगा। जबकि किसी भी ग्रंथ का अध्ययन परंपरा से किया जाता है, मत प्रतिमत भी हो तो भी कोई बात नहीं, मतभेद भी हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपने मत का प्रतिपादन करने के लिए सारी चीज को तोड़ मोड़ नहीं सकते, क्योंकि अर्थों शब्दों के अर्थ कई बार समय के अनुसार बदले हैं, विपर्य हो गए हैं, कई बार उलट हो गए हैं। जैसे एक उदाहरण मैं देती हूँ, तो कहते हैं कि जैसे असुर शब्द है। अब असुर शब्द अगर आज का कोई विद्यार्थी उसका अर्थ करेगा तो वो उसको दानव ही करेगा, लेकिन कोई वैदिक परंपरा का अगर उसका अर्थ करेगा, अगर वो वैदिक स्क्रिप्ट है, तो उसका अर्थ वो देवता कहेगा। तो यहाँ असुर मतलब जो सुर नहीं है उसको असुर कहा है परवर्ती काल में, पुराणों में और आज तक। लेकिन पुराणों से पहले असु कहते हैं प्राणों को, असुर असून ददाति इति असुरा, जो हमें प्राण देता है वो असुर है। तो इसीलिए असुर की संज्ञा जो है वो देवताओं के लिए असुर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसीलिए समझदारी से अर्थ करना पड़ता है उस काल और उस परिस्थिति और उस स्क्रिप्ट के हिसाब से। तभी कहा है तैलाद रक्षेत जलाद रक्षेत रक्षेत शिथिल बंधनात् मूर्ख हस्ते न दातव्यम, कि जो मूर्ख है और यदृच्छा से कुछ भी करेगा उसके हाथ में पुस्तक नहीं देना है। इत्थम वदति पुस्तकम, ये पुस्तक स्वयं कहती है कि हे अध्येता, हे ब्राह्मण, हे जानकारों, हे पढ़ने वालों, हे शोधार्थियों, हे विद्यार्थियों, हे शिक्षार्थियों, जितने भी लोग शिक्षा जगत से जुड़े हैं, ज्ञान जगत के साथ जुड़े हैं, तो पुस्तक की क्या करो, मेरी पुस्तक खुद कहती है कि मेरी रक्षा करो, तेल से रक्षा करो, जल से रक्षा करो, मेरी बाइंडिंग बिखर बिखर के पन्ना ना हो जाए उससे रक्षा करो, और फिर उसका अर्थ जो अनर्थ करे ऐसे मूर्ख के हाथ में मुझे कभी मत देना, ऐसे मैं बिल्कुल सुरक्षित रहूं।